हेलो, माई सेल्फ दिनेश कुमार सोनी, DK सोनी। और आज मैं आपको बीकॉम फाइनल ईयर का इनकम टैक्स सब्जेक्ट्स के स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकम टैक्स सब्जेक्ट जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और अक्सर रूल्स अधिक होने के कारण ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, बट ये उतना टफ़ नहीं है जितना हम समझते हैं। हम इसको थोड़ा सा इजी करके देखते हैं और आई होप सो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं भी जब इसको स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे मेरे सीनियर्स बताते थे कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है और बहुत इजी नहीं होता है पास होना, पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे इसी सब्जेक्ट में थे और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मोर देन 92 मार्क्स लिया है इस सब्जेक्ट में। तो आई होप सो मैं समझता हूँ कि अब ये वैसा नहीं है जैसा हम लोग समझ रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे पहले फर्स्ट इसमें 5 हेड्स होते हैं और उसके पहले रेसिडेंटल स्टेटस वगैरह जो आपकी फर्स्ट यूनिट में, मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ और सेकेंड यूनिट में फर्स्ट हेड इज़ द इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से है, जो कि धारा 15, 16, 17 में है। उसके बाद मकान संपत्ति से है जो कि अंडर सेक्शन 22 to 27 है। इसके बाद थर्ड यूनिट में है आपका व्यापार पेशे से है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसकी सेक्शन है 28 से 44 तक। कैपिटल गेन या पूंजी लाभ जो 45 से लेके 55 तक, और लास्ट अदर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से है, जो कि अंडर सेक्शन 56 से लेके 59 तक है। हम यूनिट 2 में देखेंगे 2 हेड सिर्फ, और जिसमें फर्स्ट होगा वेतन से है अंडर सेक्शन 15 to 17, और उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27। तो लेट्स स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। अब यहाँ पे सबसे पहले सैलरी क्या होती है, वेतन क्या होता है। सैलरी अंडर सेक्शन 15 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अंडर सेक्शन 15 दिया हुआ है, धारा 15 के अनुसार, ऐसा पारिश्रमिक जो नियोक्ता से प्राप्त या प्राप्य हो और जिसका आयकर देना पड़ता हो, चाहे वह राशि प्राप्त हुई हो अथवा नहीं हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मिला हो चाहे नहीं मिला हो, प्राप्त अदरवाइज प्राप्य, रिसीव्ड आइदर रिसीवेबल, और आपको ये तुरंत मिला हो, अभी जिस नियोक्ता के पास काम कर रहे हैं उसके द्वारा मिला हो, पहले इससे पहले जिसके पास काम किए तो उसके द्वारा मिला हो, कहीं से भी मिला हो, अगर आपको मिल रहा है तो टैक्सेबल है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि आपको सैलरी जो मिल रही है वो जो कैश में आपका नियोक्ता जो कुछ भी आपको दे रहा है वो सब आपकी सैलरी का पार्ट है, पर हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा नहीं है, ये अलग चीज़ है। पर आपका नियोक्ता आपको जो कुछ भी देता है वो आपके सैलरी का पार्ट। पर सैलरी कहाँ मानी जाएगी, वहीं पे मानी जाएगी जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो, नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो। अगर इन दोनों के बीच में ये संबंध है तभी ये सैलरी हेड में आएगा। आपको एक से ज़्यादा नियोक्ताओं से सैलरी मिल सकती है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिल सकती है, और अभी रिसीव्ड सैलरी आपको प्रेजेंट या फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है, वर्तमान या भूतकाल के नियोक्ता से, किसी से भी। तो सैलरी आपको मिलनी चाहिए, सैलरी के रूप में कैश मिले या उसके साथ साथ और बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, वो सभी आपका टैक्सेबल है। अब यहाँ पर सैलरी के साथ साथ अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट लिया है छोटा सा, इस फॉर्मेट को अब हम देखते हैं। तो मेन टॉपिक जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में कवर होते हैं मैंने उसको लिया है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी असेसमेंट ईयर 1920, असेसमेंट ईयर जिसके लिए है हमारा 2019 to 2020, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होकर 31 मार्च ऑफ 2020 को कंप्लीट होगा। इस बीच में आपको आपके नियोक्ता से जो कुछ भी मिलता है, चाहे पिछले साल का हो या आने वाले साल का हो, सब कुछ टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आपको आपका नियोक्ता देता क्या है। सबसे पहले बेसिक सैलरी देता है, जरूरी नहीं सारे आइटम दे, कुछ दे कुछ ना दे, बेसिक सैलरी देता है जिसको हम लोग मूल वेतन कहते हैं। उसके बाद
आपका बोनस है, कमीशन है, कोई एरियर ऑफ सैलरी है, पिछले समय एरियर थी, या आने वाले साल की सैलरी आपने एडवांस में ले ली, वो दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डियरनेस पे, आइदर डियरनेस अलाउंस, वो भी आपका टैक्सेबल होता है। डियरनेस पे महंगाई भत्ता या फिर महंगाई भत्ता या महंगाई भत्तन, दोनों ही टैक्सेबल है। सिटी कंपनसेशन अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, जैसे आप मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, बड़ी सिटी में चले जाते हैं आप, पहले एक छोटी सिटी में थे, वहाँ से मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता है क्या है कि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आप जाना पसंद नहीं करोगे, तो इसके लिए आपको एक अलाउंस दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी कंपनसेशन अलाउंस। उसके बाद टैक्सेबल HRA, अब यहाँ पर टैक्सेबल HRA हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता जो टैक्सेबल पार्ट है वही आपका आएगा यहाँ पर। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता सिर्फ सरकारी कर्मचारी को उसको छूट मिलती है जो कि अंडर सेक्शन 16(2) में है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पे ले लीजिए। एजुकेशन अलाउंस आपके बच्चों के लिए अगर मिल रहा है, उसका हॉस्टल अलाउंस वो भी है, उसमें कितने टैक्सेबल पार्ट है उसको हम लोग आगे चल कर देखेंगे। ऑल टैक्सेबल परक्यूसिट्स, जितने भी आपके टैक्सेबल परक्यूसिट्स, पर्क्स का मतलब क्या हो जाता है, अनुलाभ, या हम लोग इसको कहते हैं परक्यूसिट्स और भत्ता, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। भत्ता या अलाउंस जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी सुविधा का नकदीकरण कर दिया गया है तो वो आपका भत्ता हो गया। जैसे कि आपको घर दे दिया गया, ठीक है, तो घर दिया जा रहा है तो वो आपका क्या है, परक्यूसिट्स है, रेंट फ्री हाउस या कंसेशनल रेंट हाउस, तो वो आपका क्या हो गया, अनुलाभ हो गया या परक्यूसिट्स हो गया। पर अगर आपको घर ना देके उसके बदले में कुछ रकम दी जा रही है, मतलब उस सुविधा का मूल्यांकन करके आपको कोई राशि दी जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, आपका अलाउंस हो जाता है, टैक्सेबल अलाउंस, HRA। मकान किराया भत्ता, मकान नहीं दिया पर उस मकान के किराए, किसी भी मकान जिसको आप लेते हैं किराए पे, उसको चुकाने के लिए आपको एक भत्ता दे दिया। आप हाउस कितने का भी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं या आपका एम्प्लॉयर है वो एक निश्चित रकम आपको हर महीने दे देता है, तो वो हो गया आपका अलाउंस। और अगर आपको घर दे दिया तो वो हो गया परक्यूसिट्स। उसके बाद अब मोटर कार अलाउंस, परक्यूसिट्स में ही सेकंड आ जाते हैं मोटर कार। मैंने बेसिक वही पर्क और अलाउंस लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं, हो सकता है और भी कुछ हो तो अपन उसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद है मोटर कार। अब मोटर कार आपका एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार दे दी। अब मोटर कार की कंडीशन में भी ये भी होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपके सारे खर्चे वहन कर रहा है, हो सकता है सारे खर्चे वहन करे, हो सकता है सिर्फ कार्यालय के खर्चे वहन करे, हो सकता है आपको एक कार दे दे, आपका एम्प्लॉयर आप पे बड़ा दयालु हो गया, 2-2 कार दे दिया, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर डेट सर्वेंट की फैसिलिटी दे दिया। अब सर्वेंट की फैसिलिटी मतलब आपको, आप जिस घर में रहते हैं, आपको सपोज घर दिया, घर के साथ में आपको एक गार्डनर दे दिया, एक कुक दे दिया, एक होम सर्वेंट दे दिया, स्वीपर दे दिया, गार्डनर दे दिया, वॉचमैन दे दिया, जो कुछ भी दिया है, ऑल ऑफ द सर्वेंट, इनकी फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर ने आपको घर नहीं दिया पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रहा है। इसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, आपका एम्प्लॉयर आपकी गैस की, इलेक्ट्रिसिटी के और वाटर के बिल को पेड कर रहा है। अगर आप उसमें कंडीशंस हैं, हो सकता है आपको घर दिया, घर के साथ में ये सुविधा दी है, हो सकता है घर नहीं भी दिया पर ये सुविधा दे दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको के प्रोविडेंट फंड में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और आप भी कर रहे हैं, तो आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका यहाँ पे कुछ भी हम ध्यान नहीं देंगे, ना तो टैक्सेबल है ना नॉन टैक्सेबल है, वो आप अपनी सैलरीज कर रहे हैं, आपके इच्छा अनुसार कर रहे हैं, पर उससे आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। पर वहीं पर अगर आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो 12% तक आपका एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन करता है आपकी सैलरी के 12% तक तो वो एग्जेम्प्टेड है, पर 12% से एक्सेस होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन RPF, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर RPF में आपका कंट्रीब्यूशन है
उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर आपको इस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो अगर 9.5% पर एनम से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्टेड होगा, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। जब आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें डिडक्शन देखते हैं अंडर सेक्शन 16 की। अब अंडर सेक्शन 16 की डिडक्शन में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) की है मैक्सिमम 40,000 रुपीज़। आपकी सैलरी जो भी हो उसमें से 40,000 रुपीज़ की आपको डिडक्शन हो जाएगी। सेकेंड डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2) की। ये डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है और इसका मैक्सिमम अमाउंट होता है 5,000 रुपीज़। और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की अंडर सेक्शन 16(3) में आपकी डिडक्शन मिलेगी, और ये तीनों डिडक्शन को आप माइनस करेंगे। तो ग्रॉस सैलरी में जब आप ये डिडक्शंस को माइनस करते हैं तो बाकी जो आपकी सैलरी है वो आ जाती है आपकी टैक्सेबल सैलरी। ओके, तो अभी हमने ये देख लिया कि ये हमारा फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेट तो हमारा कंप्लीट हो गया, पर फॉर्मेट के बाद भी हमको ये देखना पड़ेगा ना कि इनकी डिटेल्स क्या है। जब तक हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, ना ही हमको पूरी तरह से समझ में आएगा। सैलरी हेड सबसे बड़ा हेड है और इस हेड में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ें। अब आइए हम अलाउंसेस थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। और अच्छा, इसके बाद सबसे पहले ये तो चीज़ें हो गई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका वेतनमान क्या होता है और वेतन आपको कब मिल रहा है। इसकी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। वेतनमान साथ में वेतन कब दे होता है। अगर वेतन आपका अगले महीने की पहली तारीख को दे हो रहा है या फिर प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को दे होता है। ध्यान से सुनिएगा, वेतन आपको अगले माह की पहली तिथि को मिलता है या वेतन प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को मिलता है। अगर वेतन आपका अगले महीने की पहली तिथि को मिलता है, इसका मतलब है मार्च का वेतन आपको अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का वेतन मई में मिलेगा, मई का वेतन जून में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब पहली तिथि को मिलता है तो हम लोग लेते हैं औसतन हमारा टाइम, हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर है हमारा अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। जब वेतन अगले माह की पहली तिथि को होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्च 2000 हमारा प्रीवियस ईयर है 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20, तो हम प्रीवियस ईयर की सैलरी पे लेंगे। तो मार्च 2018 से लेके फरवरी 2019 तक की सैलरी जो आपको मिली है। ध्यान से सुनिए, अगर वेतन अगले माह की पहली तारीख को दे हो रहा है तो हम देखेंगे मार्च 2018 से लेके फरवरी 2019 तक की सैलरी। और वहीं पर अगर हमारी सैलरी अगले प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को दे होती है, ठीक है, द सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ, तो हम लोग एज यूजुअल देखेंगे अप्रैल से मार्च, जैसा कि 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक जो आपको सैलरी मिली है वो सैलरी आपकी टैक्सेबल रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वेतन इस चीज़ सबसे पहली जगह यही है कि वेतन आपको कब मिल रहा है। वेतन आपको अगले माह की पहली तिथि को मिलता है या प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को मिलता है। उसके बाद वेतनमान जैसा कि हम लोग देखते हैं अक्सर लिखा रहता है 10,000-1000 फिर लिखा रहता है 15,000-20,000। तो अब ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, पहले साल आपको 10,000 रुपये मिलेगा, उसके बाद हर साल 1-1 हज़ार रुपये बढ़ता जाएगा। जब आपका 15,000 रुपये हो गया उसके बाद फिर उसके आगे क्या लिखा है, जैसे 15,000-2,000 रुपये लिखा हुआ है, तो अब अगले महीने उसके बाद हर साल 2-2 हज़ार रुपये बढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका जो सर्टेन लिमिट है वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसी को हम लोग बोलते हैं वेतनमान। चलिए, इसके बाद अब ये आपका फर्स्ट वीडियो, इस तरह से और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप इसको कंटिन्यू देखते चले जाइए।
इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे।